गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसा कि आपको पता है हिंदी साहित्य का पेपर हुआ था कक्षा 12, उसको आज हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखें, पहला प्रश्न, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा, सूरदास की झोपड़ी पाठ में यह कथन किसका है? तो यह कथन था बैरों का। इसमें उत्तर आएगा ए, और वो था बैरों। तो पहले में ए आ जाएगा। दूसरा है, सूरदास राख में क्या खोज रहा था? सूरदास राख में घड़ा, ईंट, पोटली, लोटा। तो वह राख में, इसमें से आएगा, और वह पोटली ढूंढ रहा था। तीसरा, बिस्कोर में किस पेड़ के फूल को सूंघने से बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है? नीम, बैर, गुड़हल, आम। तो इसमें बै आएगा, इसमें आ जाएगा आपका बै, और वो है बेर। बेर का फल, अगर बेर के फूल को सूंघ लेते हैं तो बरगी ततैये का डंक झड़ जाता है। मालवा में औसत बारिश होती है, मालवा में औसत बारिश होती है 35 इंच। इसमें उत्तर आ जाएगा ए 35 इंच। कितनी इंच होगी? 35 इंच। 35 इंच बारिश होगी। समाचार पत्र जनसत्ता का संबंध उसे सामाजिक सरोकार से जोड़ने वाले हैं। तो इसका उत्तर आएगा द, और जिसका नाम है प्रभास जोशी। जिसका नाम है प्रभास जोशी। उत्तर रहेगा आपका प्रभास जोशी। अगले प्रश्न की बात करें, रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं विद्यापति, घनानंद, तुलसीदास, जायसी। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं, इसमें ब आएगा, और उसका नाम है घनानंद। उसका नाम है घनानंद। अगले प्रश्न की बात करें, कृतिलता और कृति पताका के रचनाकार है। कृतिलता और कृति पताका के रचनाकार का नाम है, इसमें आ जाएगा द, और उसका नाम है विद्यापति। उसका नाम क्या है? विद्यापति। अगले प्रश्न की बात करें, भाग्य रेखा व भटकती राग के रचनाकार है। भाग्य रेखा और भटकती राग के रचनाकार, उत्तर आएगा स। उत्तर आ जाएगा स, और उसमें आ जाएगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। कल मैंने देखा कि बसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था, पंक्ति में भाव स्पष्ट हुआ है व्यंग्य का। इसमें से आ जाएगा, इसका व्यंग्य का। इसमें व्यंग्य का। अगले प्रश्न की बात करें, तो ठेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर चोट की है? शिक्षा पद्धति नेक लिख करके लोक विश्वासों के नाम पर अंधविश्वास। इसमें ब आएगा, और उत्तर आ जाएगा लोक विश्वासों के नाम पर अंधविश्वासों पर। अंधविश्वासों पर, लोक विश्वासों के नाम पर अंधविश्वासों पर। अगले प्रश्न की बात करें, विद्यापति के पद में वीराणी अपनी दोनों आंखें क्यों बंद कर लेती है? तो वह पुष्पित जंगल को देखकर, उसको देखना नहीं चाहती। तो इसमें ए आएगा, और नाम आएगा पुष्पित जंगल को देखकर। पुष्पित जंगल को देखकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहती है, अर्थात उसे देखना नहीं चाहती। अगला प्रश्न, वर्तमान में कहानी में वर्तमान से अतीत में जाना कौन सी तकनीक कहलाती है? तो वो कहलाती है फ्लैशबैक। वो कहलाती है, ए आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फ्लैशबैक। 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 अगले प्रश्न का नाम, भरत मुनि के काव्य शास्त्र अनुसार नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। कम से कम कितने मिनट होनी चाहिए? ब आ जाएगा इसमें, और उत्तर आ जाएगा 48 मिनट। 48 मिनट। अगले प्रश्न की बात करें, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। इसे कहते हैं, इसका नाम है ड्राई एंकर। इसका नाम क्या है? ड्राई एंकर। इसका नाम हो जाएगा ड्राई एंकर। ड्राई एंकर। अगले प्रश्न की बात करें, तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, सबसे पुराना माध्यम है समाचार पत्र। तो इसमें से आ जाएगा आपका, और वो है समाचार पत्र। वो है समाचार पत्र। इस प्रकार से ये अपना पहला प्रश्न था।
जिसके आपने उत्तर देखे। देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मंद मंद मुरली बजावत दर दरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुबन के, पंक्तियों में गुण है। तो दूसरे का पहला इसमें आ जाएगा आपका माधुर्य गुण। कौन सा गुण आ जाएगा? माधुर्य गुण। कौन सा गुण आ जाएगा? माधुर्य गुण। दूसरा प्रश्न की बात करें, जहां व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग हो वहां खालिस्तान दोष होता है, वहां होता है च्युत संस्कृति दोष। वहां कौन सा दोष होता है? च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण विद्यमान होते हैं, उसको कहते हैं वसंत छंद। उसे कहते हैं वसंत छंद। वसंत छंद। अगले प्रश्न की बात करें, छप्पे छंद की अंतिम पंक्तियां 2 पंक्तियां होती है। छप्पे छंद की जो अंतिम पंक्तियां 2 होती है उसको कहते हैं उलाला। वो कौन से छंद की होती है? उलाला छंद की। वो कौन से छंद की होती है? उलाला की। चुपचाप कड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ नीच बात, पंक्तियों में खालिस्तान अलंकार है। इसमें अपना उत्तर आ जाएगा मानवीकरण। तो 5वें में क्या रहेगा? मानवीकरण। कौन सा उत्तर रहेगा? मानवीकरण। अगले प्रश्न की बात करें, कारण के उपस्थित होने पर भी जब कार्य न होना वर्णित हो जाए तो वहां विभावना अलंकार होता है। कारण होता है लेकिन कार्य संपन्न नहीं होता तो वहां अलंकार होता है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। तो इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न की बात की, जो खालिस्तान के 6 प्रश्न थे वो। अगले की बात करें, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा से सोचने की प्रेरणा देती है। जरूर है परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा में बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फलन है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते और मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं। गद्यांश का शीर्षक है सौ के बंधन को त्यागना। गद्यांश के शीर्षक का क्या है? तीसरे प्रश्न का पहला उत्तर रहेगा स्वयं के बंधन को त्यागना। स्वयं के बंधन को त्यागना। स्वयं के बंधन को त्यागना इसका क्या है? मूल उद्देश्य है। अगले प्रश्न, भारतीय चित्त किस रूप में सोचता है? भारतीय चित्त है वो सिर्फ स्वाधीनता के बारे में सोचता है। किसके बारे में? स्वाधीनता के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? स्वाधीनता के बारे में। हमारी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता क्या है? अपने आप पर अपने आप के द्वारा अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी सबसे बड़ी क्या है? विशेषता है। अगला, भले व विवेकी लोग क्या करते हैं? जो भले और विवेकी लोग होते हैं वे दोनों की जांच करते हैं। वे अच्छे भले दोनों की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं? अच्छे और भले दोनों की जांच करते हैं। दोनों की जांच करते हैं और जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। 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 अगले प्रश्न की बात करें, मूर्ख लोग कौन होते हैं? मूर्ख लोग दूसरों के इशारों पर भटकते हैं। जो दूसरों के इशारों पर भटकते हैं। जो दूसरों के इशारों पर भटकते हैं। जो दूसरों के इशारों पर भटकते हैं वे लोग क्या होते हैं? मूर्ख लोग होते हैं। बंदरिया हमारी आदर्श क्यों नहीं बन सकती? बंदरिया हमारी आदर्श क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह स्वाधीनता के रूप में ही सोचती है। क्योंकि
वह स्वाधीनता के बारे में सोचती है, अर्थात वह बंधन में बंधी रहती है, बंधन में बंधी रहती है, बंधन को छोड़ती नहीं है, जैसे मारा बच्चे को अपने पास रखती है। अगला चौथा प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुने लाफेला कैसा केस कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन, मूंद अधरों में मधु आलाप, पलक में निमिष पदों में चाप, भाव संकुल बंकिम भ्रू चाप, मौन केवल तुम कौन। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। संध्या का वर्णन है, इसका वर्णन है अगले चौथे प्रश्न में, संध्या का वर्णन है, संध्या का वर्णन है जिससे कवि पूछ रहा है, जिससे कवि पूछ रहा है, इसका वर्णन है, संध्या का वर्णन है जिससे कवि पूछ रहा है। रूपसी कहां से उतर रही है, रूपसी है वो व्योम से उतर रही है, कहां से उतर रही है, रूपसी व्योम से उतर रही है। अगले का प्रश्न, रूपसी के केस कैसे हैं, रूपसी के केस हैं वो सुनहले हैं, रूपसी के केस कैसे हैं, सुनहले हैं। अगले प्रश्न, रूपसी कहां छिपी हुई है, निच छाया छवि में, कहां छिपी है, निच छाया छवि में, निच छाया छवि में छिपी है, निच छाया छवि में। रूपसी की वाणी कैसी है, मधुर मंथर मधु, कैसी है, मधुर मंथर और मधु और साथ में मौन, ये किसकी वाणी है, रूपसी की वाणी है। पद्यांश की भाषा की कोई दो विशेषता बताइए, कोई विशेषता बताइए। यहां प्रकृति चित्रण है, इसका चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, प्रकृति चित्रण होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो इस प्रकार हमने 4 प्रश्न किए। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के बालमन में भारतेंदु जी के संबंध में किस प्रकार की भाव व छवि छिपी हुई थी। अब 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, तो शुक्ल जी के बालमन में भारतेंदु जी के संबंध में आदर व श्रद्धा का भाव था, आदर व श्रद्धा का भाव था, आदर व श्रद्धा का भाव था। वो एक सद्भावना से युक्त छवि, सद्भावना से युक्त छवि छिपी थी। साथ में शुक्ल जी है वो बालमन में भारतेंदु जी और भारतेंदु नाटक के राजा हरिश्चंद्र के बारे में उनमें वो अंतर नहीं कर पाते थे, तो एक मिली जुली छवि उनके मन में बसी हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु कवि दोनों में वो अंतर नहीं कर पाते थे, इसलिए मिली जुली छवि है वो उसके मन में बसी हुई थी। अगला, वे लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, ऐसा लेखन ने किसके लिए और क्यों कहा। जो बिस्कोहर, सॉरी, जो लोग वर्तमान में उद्योग स्थापित करने के कारण, जिनको उद्योग स्थापित करने के कारण भारत सरकार के द्वारा किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से, किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी जगह यदि उद्योग स्थापित किया जाता है और उस उद्योग को स्थापित करने के लिए लोगों को अपनी जगह से उजाड़ दिया जाता है और उसको स्लम बस्तियों में बसा दिया जाता है, यानी बाढ़ पर पीड़ित क्षेत्र या कोई अन्य आपदा आए तो व्यक्ति अपनी जगह वापस आ सकते हैं, लेकिन जिनको भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट के माध्यम से यदि विस्थापित किया जाता है तो वे अपने मूल जगह नहीं आ पाते। इसलिए आधुनिक भारतीय शरणार्थी उन्हें कहा है जिनको भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी जगह से विस्थापित किया जाता है। अगले प्रश्न का, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला के जीवन के कौन से पहलू का पता चलता है। इसमें निराला जी के जीवन में, निराला जी के जीवन में दुख ही दुख समाये रहे, दुख ही दुख समाये रहे, दुख ही दुख समाये रहे, हमेशा वे दुखी रहे। इसलिए वो कहता है कि मेरे जीवन में, मेरी जीवन की कथा हमेशा दुखों से भरी रही और ना ही मैंने जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की जिसका मैं वर्णन अपनी कविताओं या कहानियों में कर सकूं।
यतन जारो छार के कहोगी पवन उड़ाए मकू तई मार्ग हुक्तो परे अंत दरेजा पर। प्रस्तुत पंक्ति में वीरणी की क्या इच्छा व्यक्त हुई है? इस पंक्ति में वीरणी चाहती है कि यतन जारो छार के मैं अपने शरीर को जला करके राख कर लूं, कहोगी पवन उड़ाए, और पवन से कहूं कि इसे उड़ा दे, मकू तही मार्ग हुए परे, मेरे को उस मार्ग में जाकर गिराना, अंत दरेप जहां पाओ, जहां मेरे पति हैं वो पैर रखते हैं। अर्थात पत्नी चाहती है, वीरणी चाहती है कि जिस प्रकार मेरी पति का मिलन है वो मेरे जीते जी नहीं हो पाया, लेकिन मैं मरने के बाद कम से कम मेरा उनसे क्या हो जाए, मिलन हो जाए, ये आशा विरहिणी के मन में समाई हुई है। अंधापनी क्या थोड़ी विपद थी, ऐसा सूरदास ने क्यों कहा? यानी अंधापनी थोड़ी विपद थी। एक तो उन्होंने क्या किया था, थोड़ा थोड़ा धन करके इकट्ठा, कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए, 5 रुपए से कुछ ज्यादा थे, 500 से कुछ ज्यादा थे, वो उससे अपने कुछ कार्य करवाना चाहता था, लेकिन वो क्या हुआ, तो उसको भैरव है वो चुरा करके ले गया। अब भैरव चुरा करके ले गए, अब वो भैरव पर आपत्ति भी नहीं कर सकता कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। यदि वह भैरव पर आपत्ति करेगा तो लोग कहेगा कि संदेह व्यक्ति के साथ इतने पैसे कैसे आए, शायद इन्होंने दूसरे लोगों को लूटा होगा, डाका डाला होगा, इसके पास पैसे आए। इसलिए वो चाहता कि अंधापन ही बड़ी विपदा की बड़ी बात होती है। क्या पशु माताएं भी ममत्व का सुख दे पाती होगी? पिस्कोर के माटी पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पिस्कोर के माटी पाठ में दिखाया गया है कि एक बतख है, वो अपने अंडों को से रही है। अब कुछ अंडे बिखर करके उसके पंख से दूर चले जाते हैं, तो वह धीरे धीरे बड़े नाजुक कदमों से उन अंडों को अपने पंखों के अंदर ले लेती है। जिस प्रकार अपनी माताएं अपना ध्यान रखती है, उसी प्रकार पशु माताएं भी अपने बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखती है। अगला अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। उपमान के माध्यम से, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन, उपमेय का वर्णन करना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहलाता है? अन्योक्ति अलंकार। क्या कहलाता है? अन्योक्ति अलंकार। अर्थात कोई बात सीधी न कहकर, कोई बात सीधी न कहकर किसी बहाने से कही जाए, किसी बहाने से कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। अब इसका उदाहरण नहीं, इसका अगर उदाहरण की बात करें तो सीधी बात न कहकर के क्या की जाती है? किसी अन्योक्ति के माध्यम से कही जाती है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासीय काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासीय काल, आली कली मुंह बंध्यो, सू बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। अब इसके माध्यम से क्या है कि सीधा नहीं कहा गया, राजा जयसिंह को सीधा नहीं कहा गया कि आप छोटी सी उम्र में इस अपनी जो यौवन रानी है या कम उम्र की रानी है उसके बंधन में बंधे गए हो। वो कहता है कि अभी तो इसका विकास नहीं हुआ है और आप अभी तक इस कली रूपी नायिका के बंधन में बंध गए, तो आगे इसका क्या हाल होगा, ये बड़ी सोचने लायक है। अगले प्रश्न की बात करें, पत्रकार को अच्छे लेखन के ध्यान रखने योग्य बातें। एक तो विषय पर, पहली तो है विषय पर गहरी रुचि होनी चाहिए। उसकी विषय पर क्या होनी चाहिए? गहरी रुचि होनी चाहिए। भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो भाषा की क्या होनी चाहिए? स्पष्टता। भाषा की उसमें क्या होनी चाहिए? स्पष्टता। तीसरी बात करें तो पाठक केंद्रित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पाठक केंद्रित दृष्टिकोण, पाठक केंद्रित दृष्टिकोण उसमें होना चाहिए। और दृश्यों की सही जानकारी, दृश्यों की सही जानकारी उनको होनी चाहिए। ये 4 बातें किसके बारे में ध्यान रखनी चाहिए अपने को? पत्रकार के अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कहानी के प्रमुख तत्व की बात करें, 13 प्रश्न की बात करें तो एक तो है कथानक। एक तो क्या होता है? कथानक।
नंबर 2 होता है पात्र, नंबर 2 बात होता है पात्र, नंबर 3 होता है संवाद, नंबर 3 क्या होता है संवाद, नंबर 4 क्या होता है वातावरण, नंबर 4 क्या होता है वातावरण, नंबर 5 क्या होता है उद्देश्य, नंबर 5 क्या होता है उद्देश्य, और साथ में एक छठा भी हो सकता है जिसका नाम है संघर्ष। तो कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, उद्देश्य और संघर्ष, ये इसके तत्व होते हैं, कहानी के प्रमुख तत्व है। रेडियो की वे दो खूबियां जो अन्य बातों से विशिष्ट रखती है, एक तो रेडियो की दो खूबियां, एक तो दूर दराज रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। कौन सा प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 14, दूर दराज रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी, व्यक्तियों के लिए उपयोगी, दूर दराज रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या होती है ये उपयोगी होती है, क्या होती है उपयोगी होती है, व्यापक रूप से उपलब्ध करवाया जा सकता है इसे, कहीं भी व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकता है, ये व्यापक रूप से क्या हो सकता है उपलब्ध हो सकता है। तो ये था आपका 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न साहित्यिक परिचय है जो आपने लिख दिया होगा। अगला, यह दीप अकेला कविता में कवि दीप को पंक्ति को क्यों देना चाहते हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। अब इसमें एक इसका मूल सारांश क्या है कि व्यष्टि का समष्टि में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय, समष्टि में विलय, इस पाठ की मूल बात यह है कि व्यष्टि का समष्टि में विलय ये कहता है कि जिस प्रकार दीपक अकेला दीपक है वो ज्यादा रोशनी प्रदान नहीं कर सकता, यदि उस दीपक को हम दीपकों की अनेक पंक्तियों में शामिल कर दें तो हमें बहुत सारी रोशनी एक साथ प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार व्यक्ति, जो व्यष्टि यानी व्यक्ति जिसमें अनेक प्रकार के गुण है, गुणों से युक्त है, गुणों से युक्त है, वह विशिष्ट भी है, लेकिन वह गर्व में होकर के दूर घूम रहा है, उस व्यक्ति को समाज में शामिल कर लो ताकि उस व्यक्ति की भी क्या बच जाएगी सार्थकता, व्यक्ति की भी क्या बच जाएगी सार्थकता बच जाएगी, और साथ में उसको समाज से भी क्या, समाज को भी उससे क्या मिल जाएगा फायदा मिल जाएगा, अर्थात दोनों का एक साथ क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। अगला है, शेर लघुकथा के माध्यम से लेखक ने व्यवस्था के किस प्रकार प्रहार किया है, विस्तार से समझाइए। अब शेर लघुकथा के माध्यम से लेखक ने व्यवस्था की, शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, शासन व्यवस्था पर क्या किया गया है व्यंग्य किया गया है। शासन व्यवस्था क्या करती है, या राजा की व्यवस्था क्या करती है कि व्यक्तियों को अपने नीचे दबाए रखती है, उसको ऊंचा नहीं उठने देती। जब तक व्यक्ति उनके कहे अनुसार चलते हैं, चाहे उनके नियम गलत हो चाहे सही हो, उनको कहे अनुसार यदि चलती है तो व्यवस्था है वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है, उसमें परिवर्तन करना चाहता है, तो व्यवस्था है उसके ऊपर क्या करने जाती है, उस पर आक्रमण कर देती है। जिस प्रकार शेर के मुंह में सारे पक्षी जा रहे थे, पशु पक्षी जा रहे थे, लेकिन लेखक ने जब उसके अंदर उसको पूछा कि क्या कारण है, तो अचानक से शेर ने उसके ऊपर क्या मारना चाहा, झपट्टा मारना चाहा। तो शासन व्यवस्था तब तक मूक रहती है जब तक उसका विरोध न किया जाए, यदि विरोध कर दिया जाए तो शासन व्यवस्था है अपने मूल अंश पर आ जाती है और दूसरों पर आक्रमण करने का प्रयास करने लग जाती है। सूरदास की झोंपड़ी नहीं, उसके सपनों की चिता जल रही थी। पंक्ति को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। अब सूरदास की झोंपड़ी में क्या था, एक अंधा व्यक्ति था जिसका नाम था सूरदास था, उसकी झोंपड़ी को किसने जला दिया, भैरव ने जला दिया, भैरव ने जला दिया। अब सूरदास ने पैसे इकट्ठे किए दिए, तो लगभग 500 से कुछ ऊपर हो गए। वह क्या करना चाहता, मिठुआ की शादी करना चाहता था, अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था, गांव में कुआं खुदवाना चाहता था, ऐसे बहुत सारे कार्य करना चाहता था, जिसके लिए उसने दर दर भटकते हुए ठोकरे खाते हुए इतने पैसों को इकट्ठा किया। लेकिन अचानक से भैरव के द्वारा वो पैसे चुराए गए। चुराने के कारण उनके जो सपने थे, मिठुआ की शादी करना, गांव में कुआं खुदवाना, अपने पितरों का पिंडदान करना, वो सारे के सारे सपने क्या हो गए, चकनाचूर हो गए। इसलिए कवि कहता है कि वहां उनकी सपनों की क्या जल रही थी, चिता जल रही थी, वो आग न होकर के उनके सपने जल रहे थे, इसलिए उसने कहा है। अगला प्रश्न, सह प्रश्न व्याख्या कीजिए। तो ये बड़ी बहुरिया जी नहीं, कोई संवाद नहीं, ऐसी ये बड़ी बहुरिया वाला जो
बड़े घर की बेटी थी, उसके बारे में है। तो ये सामान्य सा था जो आपने कर लिया होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। 20वें प्रश्न की बात करें तो जब भी आप सहप्रसंग व्याख्या करें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रसंग या संदर्भ। क्या लिखेंगे? प्रसंग या संदर्भ। फिर क्या लिखेंगे? अर्थ या व्याख्या। फिर क्या लिखेंगे? अर्थ या व्याख्या। और फिर क्या लिखेंगे आप? विशेष लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। तो पहले इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी साहित्य भाग 2 के कवि रघुवीर साय द्वारा रचित है। इसमें कवि रघुवीर साय जो मन में फैली हुई ऊब है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब इसमें अथवा व्याख्या कैसे लिखेंगे? कवि रघुवीर साय वर्णन करते हुए कहते हैं कि तोड़ो 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 ये उसर बंजर तोड़ो, एक तरती पड़ती दौड़ो, सब खेत बनाकर तोड़ो। कवि एक तरफ तो क्या प्रतीकात्मक प्रयोग है, इस कविता में किसका प्रतीक है? प्रतीकात्मक प्रयोग है। वो कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर छोड़ो, जो धरती अनुपजाऊ है उसको तोड़ करके उपजाऊ बनाओ। ये चरती पड़ती जोड़ो, चारा गाँव है उसको भी उपजाऊ बना डालो, सब खेत बनाकर डालो और उसको तोड़ करके उसको खेत में इस खेत के रूप में बदल दो। मिट्टी में रस होगा जब वह उगती, जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डाले? अपने मन की खींच को। मिट्टी में रस है इसलिए उसमें धूप उगती है। इसलिए यहाँ कवि कहता है कि हमारे मन में जो फैली हुई ऊब या बेचैनी है, हमारे मन में जो ऊब या बेचैनी फैली है उसको दूर करने की बात कही है। जिस प्रकार पृथ्वी को तोड़ करके उपजाऊ बनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे मन में जो ऊब या बेचैनी है उसको दूर करके हमारे मन को भी क्या बनाया जाता है? उपजाऊ बनाया सकता है या उसको सार्थक बनाया जा सकता है। हम इसको क्या कर डाले? अपने मन की जो अपने मन में जो बेचैनी फैली हुई है उसको क्या करे? गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इसलिए इसको तोड़ने की बात कही गई है। अगले प्रश्न की बात करें, इसी के अथवा में विधि ने सहयोग सही मोर दुलारा निज बिचो ने बंदी पारा गैर कही नहीं आज शोभा अमची समुची साधु सूची हुआ मातु मंदी में साधु सुशाली उर अनट कुटाली फरव की कोटो बाली सुशाली मुक्ता प्रसोक शंभु काली सपने दोसुक लेव न बहु मोर भाग उद्दय हो गयो बिन समझे निज अद्भुत पापू जारी जाए जन्नी जीव काकू हरदे हरी हारे सबोरा एक ही बाली बंदई मन बोरा गुर गोसाई साहिब से रामू लागत मोहि निक परिणाम। यहाँ कवि वर्णन, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 अंतरा भाग 2 के कवि तुलसीदास द्वारा रचित भरत परशुराम तुलसी राम भरत प्रेम के बारे में बताया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी के माध्यम से भरत वर्णन करते हुए कहते हैं कि विधि ने मोर दुलारे, विधाता को मेरा और राम का प्रेम है वो सहन नहीं हुआ। निच बिच्छू जननी विस्तारा, इसलिए उन्होंने हमारे बीच में माता केकई को ला करके हमारे प्रेम को फाड़ दिया। यह कहूं आज शोभा, यह कहते हो मुझे आज शोभा नहीं दे रहा है। अपनी समझी साधु सूची शोभा, अपने कहने से कोई व्यक्ति साधु या पवित्र नहीं होता। मांदू बंदी में साधु सुचाली, मेरी मां मंद बुद्धि वाली है और मैं सदाचारी हूं। उर अस आनंद कोट मातु मंदी में बात साधु सुचाली, मेरी मां मंद बुद्धि और वाली है और मैं साधु सदाचारी हूं। उर अस आनंद कोटि कुचाली, ऐसा हृदय में लाना करोड़ों वज्र के समान है। फरो की कोदव बाली सुशाली मुक्ता परसो कौंद गाली, यानी काले घोंगे से कभी मोती की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोदव नामक घास से कभी धान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सपने दोषक देशों ने कहा, मैं सपने में भी किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उद्गित अवगाव, क्योंकि मेरे भाग्य में ही दुखों का समुद्र बह रहा है। बिनु समुझे निज अद परिणाम, मैंने अपने आप के परिणाम को न जान करके जारई जाय जन्ने के काकू, मैंने अपनी माता को भला बुरा कह दिया। हृदय हीरा हरू सब हो रहा, मेरा हृदय चारों ओर शिकार एक ही भांति भले ही मेरा एक ही प्रकार से भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब से सातु, गुरु वशिष्ठ गोसाई गोस्वामी और सीता राम और लक्ष्मण लागत मोहिनी परिणाम, जो उनको परिणाम अच्छा लगेगा वो ही मुझको सहन होगा। तो इस प्रकार से आज ये कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पेपर जो हमने सोल्व किया, आज के लिए धन्यवाद।